Next idea, we are going to discuss animal kingdom. But before going to animal kingdom, we will justify the position of animal kingdom in living world. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में जो चार्ट है वो एक बार आपने पढ़ा हुआ है, मैम ने आपको डिस्कस कर लिया है कि लिविंग वर्ल्ड इज डिफाइंड इनटू 5 किंगडम, है ना। उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से और समझते हैं, और हमारा जो अभी जो पैसेज रहेगा वो रहेगा, हम एनिमल किंगडम में यहां से मूव करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल, और एक क्वेश्चन जो इस बार आया था नीट में, उस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली उस वाले पॉइंट के लिए हम क्लास में ये बोल रहे होते हैं कि भाई एनसीईआरटी में लिखा है, वैसे होता नहीं है। ठीक है, वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन का बेसिस 5 किंगडम में नहीं है, बट एनसीईआरटी में लिखा है, तो एग्जाम में आएगा तो आपने कहना है कि भाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस बार आया था, वही क्वेश्चन आ गया जिसपे हमारी लगातार उसे अंडरलाइन करके मैं बोलता हूं कि भाई ये नहीं है। ठीक है, तो अभी आज जो है हम लिविंग वर्ल्ड और आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन को रीएनालाइज करेंगे। आप देखो, एक प्रॉब्लम को कई तरीके से देख सकते हो, यहां पे एक और तरीका मैं उस क्लासिफिकेशन को देखने का बता रहा हूं आपसे। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय, किन्होंने दिया था? इट वाज गिवन बाय आरएच, पता ही है अपने को, है ना, विटेकर, नाम ये याद हो गया। 1969 में, है ना। इट इज 5 किंगडम सिस्टम और बड़ा प्रोमिनेंट सा सिस्टम है। और आपने बाकी के किंगडम सिस्टम्स पढ़ रखे हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, किसने क्या दिया, वो सब सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा यहाँ पे 5 किंगडम से आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो कि 5 किंगडम सिस्टम को विटेकर जो है वो शुरू में डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ, कौन कौन से फीचर्स, वो यहाँ पे बेसिस कौन कौन से ले रहे हैं, किस आधार पे वो डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेसिस। बेसिस, है ना। तो बेसिस सबसे पहला क्या, सबसे पहला बेस लेंगे नंबर ऑफ सेल, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबसे पहला बेस है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अरुण पेन वहां से लेके आना, मार्कर लाना वहां से। तो नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से यू विल से कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड है, इट इज डिफाइंड इनटू 2 टाइप्स ऑफ किंगडम्स। 2 तरह के किंगडम है ना। कौन कौन से किंगडम हो सकते हैं? यूनिसेल्यूलर किंगडम एंड डेफिनेटली मल्टी सेल्यूलर किंगडम्स। मल्टी सेल्यूलर किंगडम्स, यूनिसेल्युलर किंगडम्स और मल्टी सेल्यूलर किंगडम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल की बात हो गई। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब कि सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें न्यूक्लियस कैसा है, या यूं कह दूं सीधे टाइप ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी कि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी, आप ये कह दीजिए न्यूक्लियर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से लिविंग वर्ल्ड में 2 तरह के सेल्स हुआ करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यूनिसेल्युलर किंगडम में व्हाट यू फाइंड कि आपको मिलता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या मिलता है,
यूकैरियोट्स। और इधर मल्टी सेल्यूलर में कितने टाइप का मिलता है? ओनली यूकैरियोट्स। ठीक है, दोबारा उस बात को भी ध्यान रखेंगे कि क्या हम अपर कॉर्नर से यहां आगे अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे बढ़ रहे हैं तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है? बढ़ रही है ना? और धीरे धीरे आप पाएंगे कि यहाँ सबसे निचले लेवल पे सबसे एडवांस जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो वो भी बात हो रही है कि नहीं? यानी कि जब जब ऐसा हो रहा है तब तब हम क्या कर रहे हैं? तब तब हम इवोल्यूशन का नियम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, यानी कॉम्प्लेक्सिटी राइज कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट चलोगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब भी ऐसा होता है तो हम कहेंगे फला साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन को जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज रखी इन्होंने, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरी चीज आ जाती है न्यूट्रिशन। तीसरा पॉइंट रखा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आप ये देखो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सिर्फ इन दो पॉइंट से यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट से कोई डेफिनेशन बन रही है किसी की? एक किंगडम की डेफिनेशन बन रही है। ये यहां पे कंप्लीट हो जाते, नाम लिख देते किंगडम ओनली बाय दीज पॉइंट्स। और यहां भी बन रहा है, यहां भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहते ही एक किंगडम बन जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या मुझे इनको डिफाइन करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी? ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रिशन करते नहीं है, न्यूट्रिशन तो करते हैं, ये न्यूट्रिशन तो है इनमें, लेकिन उसको डेफिनेशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन का डिस्कशन करे, ये यहां पे मुझे मोनेरा क्लियर हो गया और यहां पे मुझे प्रोटिस्टा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे जैसे ही आता हूं तो यूकैरियोट सुनते ही, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सुनते ही मतलब मामला बिगड़ जाता है कि सिर्फ इस बात से ये डिफाइन नहीं होंगे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट कहते ही मुझे एक तरफ जो है कोई ट्री दिखाई दे रहा है, दूसरा तरफ कोई जो है कोई दूसरा एनिमल दिखाई दे रहा है, मुझे जो है मशरूम दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्या हैं? सभी मल्टी सेलुलर भी हैं और यूकैरियोट भी हैं। इसका मतलब पता लग गया कि एनिमल, और अब आप ये देखो ना, एक मुर्गी और एक जो है मशरूम और एक ट्री, इनको हम एक ही किंगडम में कैसे रख सकते हैं? तो इसका मतलब विटेकर एक और सोल्यूशन देखते हैं कि भाई ऐसा करो, आगे हम एक आइडिया लेते हैं न्यूट्रिशन का। ये जो ट्री है ये मुझे दिख रहा है कि ये ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, मुझे जो है एनिमल दिख रहा है वो हेट्रोट्रॉफ है, और मुझे जो फंजाई दिख रहा है वो भी हेट्रोट्रॉफ है। तो कम से कम एक काम करते हैं कि भी पहले ये दो ग्रुप अलग करते हैं। यहां पे तो न्यूट्रिशन दे दिया इन्होंने, यहां पे द आइडिया इज नॉट अप्लाइड, तो हम लगा देंगे क्रॉस। यहां पे यू विल सी कि यूकैरियोट्स मेजर दो कैटेगरीज में आते हैं, एक तो आते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे आते हैं हेट्रोट्रॉफिक। जैसी ऑटोट्रॉफिक आया तो बड़ी इजी बात है, यहां पे हम क्या कर देंगे? किंगडम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इससे डिफाइन हो जाता है। लेकिन जब मैं हेट्रोट्रॉफ में आ रहा हूं तो मुझे फिर प्रॉब्लम है कि अभी भी मुर्गी और मशरूम एक ही कैटेगरी में पड़ा हुआ है। जो मशरूम है वो क्या है? वो फंगस है, और वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। जो मुर्गी है वो क्या है? वो एक एनिमल है, और वो भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। दोनों हेट्रोट्रॉफ है ना? तो यहां पे प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी विल डू, हम एक और लेवल पे और कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर ढूंढते हैं। तो वो कैरेक्टर मुझे मिलता है चौथे नंबर, हम कहेंगे सेल वॉल से ना कर लें। सेल देख करके, हमने ये कहा था ना आगे क्लास, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में
हम जो है सेल्यूलर बायोलॉजी का भी यूज करेंगे, इवोल्यूशन का भी यूज करेंगे, इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें करेंगे। तो इसी सीरीज में हमें मिलता है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल से हम यहां क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे इन दोनों का, तो जब एक बार क्रॉस लग जाए नीचे फिर खत्म ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम कंसिडर नहीं करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में भी आप ऐसी चीजें देखोगे। इसके बाद ऑटोट्रॉफ में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं कोई इसकी सेल वॉल की बात करूं, क्योंकि पहले ही डिफाइन हो गया। बट फिर भी यहां पे किसकी सेल वॉल होती है, ये डिफाइन होने के बाद भी हमें पता है कि यहां पे एक सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन प्लांट्स। हम इसकी डेफिनेशन देते वक्त ये जरूरी नहीं बोलेंगे कि सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। बिना सेल्यूलोज की सेल वॉल बोले भी ये प्लांट ही है, क्योंकि इसके लिए इनफ है ऑटोट्रॉफिज्म कहना, क्योंकि ऑटोट्रॉफिज्म आगे कहीं नहीं है। अब यहां पे समझो, हेट्रोट्रॉफ की बात कह रहा हूं, तो हेट्रोट्रॉफ में दो तरह की सिचुएशन है बेटा। एक में तो काइटिन का सेल वॉल है और एक में सेल वॉल एब्सेंट है। बेटा काइटिन एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी, और यहां भी काइटिन का उसका जो सेल का आउटर स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, ये काइटिन का बना हुआ है। एक आध बार काइटिन का केमिकल नेचर पूछा गया एग्जाम में कि केमिकल नेचर क्या होता है, काइटिन होती क्या है, तो दिस इज पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन। दिस इज पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन, कहीं भी वैसे ही लिख लेंगे आप, मार्जिन में नोट कर लेंगे या बुक में जहां भी देख रहे हो, पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन। अगर मैं यहां पे नहीं लिखवाता हूं ये केमिकल नेचर, तो आर्थ्रोपोडा में लिखवा देते होते हैं। ठीक है, पॉलीग्लूकोसैकेराइड एमाइन। ठीक है, अब जो है जैसे ही हेट्रोट्रॉफिक में काइटिन सेल वॉल देखा, मेरा डेफिनेशन पूरी हो जाती है, किंगडम फंजाई हो जाता है। दिस इज किंगडम फंजाई और दिस इज किंगडम एनिमेलिया। दिस इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो क्या मुझे वो वाला नियम पूरा मिला इवोल्यूशन का कि भाई ये ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स, जो सिस्टमैटिक रिलेशनशिप है उसके हिसाब से सबसे एडवांस अभी कौन दिख रहे हैं, एनिमल दिख रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब बुक्स में हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें फंजाई पहले लिखा मिलता है। ठीक है, पहले फंजाई होता है, बाद में प्लेंटी होता है। ठीक है, अब यहां पे उस हिसाब से जो हम टेक्निकल करते आ रहे थे, चीजें डिफाइन करते आ रहे थे, उस हिसाब से कौन पहले पड़ गया, प्लेंटी पहले पड़ गया। ठीक है, तो बच्चों बात दोनों ही सही है। कुछ रेफरेंसेस कुछ किताबों में इस तरह से मिलेगा और कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा फंजाई पहले। तो यहां दो आइडियाज हैं, अगर न्यूट्रिशन के आइडिया से चलोगे तो आपको प्लेंटी पहले मिलेगा, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी के आइडिया से चलोगे तो आपको फंजाई पहले मिलेगा। पहले फंजाई, फिर प्लेंटी, फिर एनिमेलिया। फंगस सबसे इजी, उसके बाद। तो ये दोनों ही पॉइंट्स सही हैं। कहीं कहीं पे पैराडॉक्स होते हैं, कहीं कहीं पे ऐसी चीजें होती हैं कि आपको दोनों को सही मानना ही पड़ेगा। दोनों बेसिस के आधार, जो बेसिस है वो क्या है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो विटेकर्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन नाउ कितनी चीजों पे बेस्ड है, 5 पे। पांचवी कौन सी चीज, हिडन इवोल्यूशन, फाइलोजेनिक रिलेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन वो जो है पांचवी चीज है, या इवोल्यूशन पांचवी चीज है जो हिडन है, यहां पे सिस्टमेटिक्स के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 5 फंडामेंट्स है। क्या आपको यहां पे कोई रिप्रोडक्शन दिख रहा है, यू कांट सी एनी मोर की भी यहां पे रिप्रोडक्शन दिखे। रिप्रोडक्शन उन्होंने यूज किया ही नहीं था। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में ये बात आ गई है कि क्लासिफिकेशन इज लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन, मतलब उन्होंने एक चीज रिप्रोडक्शन भी ऐड कर रखी है। तो अगर नीट में आएगा तो आप रिप्रोडक्शन को कंसीडर करोगे, और नॉर्मली एज अ साइंटिस्ट आप जानोगे कि भाई ये इन्होंने यूज नहीं किया है, बिकॉज हमारे रेफरेंस में लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज हमें करनी पड़ती है उसमें। ओके, क्लियर होगी बात। तो एक तो ये जान लीजिए कि भी कौन कौन से बेसिस, प्लांट को डिफाइन करने के लिए सेल्यूलोज की जरूरत नहीं है, ये फिर बता रहा हूं। बेसिकली जो है यहां पे आप देख रहे हो कि यहां हेट्रोट्रॉफिज्म में जो चक्कर पड़ा था उसको सोल्यूशन करने के लिए
बट एक बात बताऊं, मेरे पास एक तरीका है कि हमें सेल वॉल की जरूरत भी ना पड़ती अगर हम एक टर्म यूज कर ले, कौन सी? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं हम? होलोजोइक। तो अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कह दें तो होलोजोइक तो सिर्फ एनिमल्स में ही होता है। होलोजोइक इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन समस्या किस लिए पड़ जाती है? क्योंकि एनिमल्स भी सारे कई बार ट्रूली होलोजोइक नहीं है, वहां भी वो कुछ सेप्रोजोइक आइडिया या फिर यूं कहो कि कुछ जो है ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर देते हैं। होलोजोइक में 5 स्टेप होते हैं, ऑस्मोट्रॉफिक में 2 स्टेप होते हैं। वो सारी बातें अभी आने वाली है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हम क्लासिफिकेशन के रूट से चलेंगे और एनिमल किंगडम में एंटर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज डन, कर लिया। अब जो है इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम लोग इनकी डेफिनेशंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मोनेरा को क्या कहेंगे? मोनेरा को क्या कहेंगे जी? मोनेरा को 2 वर्ड में डिफाइन करूंगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ नहीं लगेगा। सीधे सीधे क्या कहूंगा? व्हाट इज मोनेरा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा को क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर यू। अब इस सिलसिले में एक बात है, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमारा पहला फाइलम कौन होता था मालूम है? प्रोटोजोआ। कौन होता था? प्रोटोजोआ। लेकिन प्रोटोजोआ जो है उसको 5 किंगडम में से हटा दिया गया जैसे ही ये प्रोटिस्टा ग्रुप जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अपनी बुक्स में आते आते टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कहा 1969 और ये 1990s तक भी ये जो है हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। बाद में जो है वो जैसे ही 5 किंगडम सिस्टम की एप्लीकेशन बताई जाने लगी तो तब जो है प्रोटोजोआ को अलग करके रख दिया। तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते, तो सिंगल सेल्ड केसेस, यूकैरियोटिक केसेस, वो सभी किस में आ गए? अब प्रोटिस्टा में आ गए। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड किए जाएंगे? ऊपर मोनेरा में ओनली बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन आएंगे? ओनली बैक्टीरिया, ये पता है, पढ़ रखा आपने। दूसरी बात, प्रोटिस्टा में कौन आएंगे? प्रोटोजोआ आ जाएंगे, यूनिसेलुलर एल्गी आ जाएंगी, यूनिसेलुलर फंजाई आ जाएंगे, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक सेल वाली एल्गी कोई है तो वो इधर आएगी, यानी क्लेमाइडोमोनास जैसे केसेस वो इधर आ जाएंगे, है ना। यहीं पे एक एग्जाम्पल भी होगा हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर ही, जो कि एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक होगा। व्हाट इज दैट? यूग्लिना, है ना। यूग्लिना जो है वो एनिमल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन होता है, और उसका स्पेशल न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा कहेंगे उसको? मिक्सोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी, हेट्रोट्रॉफिक भी। ठीक है, चलो ये बात हुई यहां पे। इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन आप कह दो, चलो यहां मैं बिटेकर वाला ही लिख लेता हूं, फंजाई। ठीक है, फंजाई में क्या है? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ विद काइटिन सेल वॉल, विद काइटिन सेल वॉल, समझ लेंगे। एनिमेलिया, सॉरी, प्लांटी, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफ्स। इतना कहने से काम चल जाएगा। सेलुलोज सेल वॉल कहने की उतनी जरूरत नहीं है, बट कहना चाहते हो, मन में है तो आप वो भी कह दो। ठीक है, कि भाई हाँ जी, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तब ये जो है प्लांट्स है। इसके बाद आ जाइए आप एनिमेलिया में। डेफिनेशन क्या? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ्स विदाउट एनी सेल वॉल। कर लोगे, है ना। ये चीज यहां तक पहुंचे हम। एनिमल्स के लिए स्पेशल जो बात है वो है उसका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया लिखो, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, एक बात तो पहले से ही मालूम है, कितने एनिमल्स हैं रिकॉर्डेड? बोलो। ये तो सपने में भी कोई पूछेगा, सपने में भी कोई पूछ लेगा तो 1.2 मिलियन, है ना।
ये एकदम से चौंक के जाग के आपने 1.2 मिलियन बताना है, यानी कि 12 लाख एनिमल स्पीशीज अभी रिकॉर्डेड है, ऑन इन्वेंट्री है, लिस्ट में। और पता ही क्या है कि हर रोज जितनी देर अपना लेक्चर चल रहा है दुनिया में कोई नई स्पीशीज खोज ली गई होगी और इतनी देर में कोई स्पीशीज गायब भी हो गई होगी। ठीक है, मालूम है बात आपको कि इतनी देर में कहीं ना कहीं किसी ने कोई स्पीशीज, पता है कई बार तो कई स्पीशीज इसलिए खत्म हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हम जंगल में वैसे ही बेतरकीब चले जा रहे हैं, पैरों के नीचे कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज आपके मर सकती है, किसी स्पाइडर्स की, किसी इंसेक्ट की। ठीक है, तो ये बड़ा जो है रहता है, स्पीशीज इतने ज्यादा हैं, हमारे पास उतने साइंटिस्ट है ही नहीं कि हम इनको खोज सके। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट बनने की भी, है ना। तो जिन लोगों को ऐसा शौक रहता है वो आगे चल के ऐसा काम करने लग जाते हैं। ठीक है, अभी जो है एनिमेलिया के बारे में, उसके न्यूट्रिशन पे कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, बट कैसे हेट्रोट्रॉफ, है ना। प्लांट्स जो फंजाई है ना, एक्चुअली ये हेट्रोट्रॉफ तो है लेकिन सेप्रोट्रॉफ है। कैसे है? सेप्रोट्रॉफ। और इसको सेप्रोजोइक ना बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफ बोलेंगे। जैसे सेप्रोजोआ कहा जाता है तो एनिमल के अंदर की बात आ जाती है, सेप्रोफाइट कहा जाता है तो हाँ ये शायद उधर ठीक लगेंगे। पहले इनको प्लांट में ही रखते होते थे, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ फीचर्स को अलग देखते हुए इनको अलग किंगडम फंजाई कर दिया। लेट अस सी, कुछ ढंग की बात इसमें समझते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। लेट अस सी, तो एनिमल्स आर, ट्रू एनिमल्स आर, यूं कहें कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल्स को उनके न्यूट्रिशन की वजह से जाना जा रहा है। एनिमल्स की खास बात क्या हो जाती है? एनिमल्स में जो खास देखने को मिलता है वो उनका लोकोमोशन होता है, वो लोकोमोशन देखने को मिलता है। और एक जो मैं ये मेजर क्राइटेरिया कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, मेजर क्राइटेरिया, लोकोमोशन एनिमल्स में ही होगा या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनमें होता उनमें होगा, एक अमीबा में होगा। अमीबा चूंकि कहीं दूसरी जगह से फूड ले रहा है, वो अपना स्यूडोपोडिया से ऐसे धीरे धीरे चलते जाता है और स्यूडोपोडिया के अंदर से ये फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही बात आपको? अब दूसरी चीज क्या कह रहा हूं मैं आपसे, लोकोमोशन इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि ये बेचारे अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं। आप कह रहे मम्मी तो बनाती हैं, वो क्या कर रही है, वो क्या वो ऑटोट्रॉफ है ना, एक्सेप्शनल केस हो गया, मम्मी ऑटोट्रॉफ होती हैं, है ना। कभी कभार जो है पापा भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, है ना, होते हैं ऑटोट्रॉफ, कभी कभार हो जाते हैं, हफ्ते में एक बार ऑटोट्रॉफ हो गए। लेकिन बच्चों वो ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ, हम सब हेट्रोट्रॉफ ही है। जो हम फूड किचन में कर रहे हैं वो क्या है, वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं उसे? वी कॉल इट फूड प्रोसेसिंग। फूड सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस होता है बेसिक एलिमेंट से अपने लिए फूड क्रिएट करना। प्लांट्स सिंथेसिस करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज किए हुए फूड को प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग बताने के लिए मैंने सारी कहानी आपको बताई। वी फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाहे मदर बनाए या फादर बनाए या दोनों बनाए, तो वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है ना। वैसे दोनों के साथ बनाने का प्रोसेसिंग खाना बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो खाना नहीं बनता है, वो कुछ और ही बन जाता है ना, क्योंकि जो विचार मिलना बहुत जरूरी रहेगा वहां पे क्योंकि पहली लड़ाई तो इसी बात पे किचन पूरा फैला दिया, है ना। तो लोकोमोशन समझ में आ गई बात आपको? तो लोकोमोशन, अब एक और बात मैंने आपको बताई, जितना तेज फूड दौड़ेगा, जितना तेज फूड दौड़ेगा उतना ही तेज उस प्रीडेटर की स्पीड होगी। टाइगर, लायन, टाइगर और डियर का एग्जाम्पल क्लासिकल एग्जाम्पल है। टाइगर्स तेज क्यों हैं? क्योंकि डियर तेज है, ठीक है। डियर तेज क्यों है? क्योंकि उसके पीछे टाइगर जो है वो तेजी से दौड़ रहा है। जबकि हमने एक बात यहां कॉन्ट्रडिक्ट होगी ना, हमने कहा जो स्पीड फूड की होगी, जो स्पीड फूड की होगी उसी के हिसाब से उसको खाने वाला प्रीडेटर जो है उसकी स्पीड होगी।
लेकिन हमें एक बात और इसमें ऐड करनी होती है कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए, कि भाई जो स्पीड ऑफ एनिमल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ प्रीडेटर। उसके पीछे फूड चेन में उसके पीछे कौन लगा है? डियर जो है, डियर्स मूव फास्ट क्योंकि उनको कौन खाते हैं? टाइगर्स खाते हैं। लेकिन डियर जिस चीज को खा रहा है वो घास, घास तो कहीं नहीं जाती। अगर पीछे में टाइगर्स का डर ना हो तो डियर कभी तेज नहीं हो सकते थे एवोल्यूशन में। बकरी तो नहीं होती तेज, बकरी की क्या औकात है? बकरी तो धीरे धीरे आराम से वहां पे, और एबिंगडन टॉर्टॉइस, कछुए, उन्हें कोई चक्कर ही नहीं हो तो बकरी से भी स्लो है। हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि जब कभी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन +2 में आता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि कहीं पे दो खाने वाले हैं और दोनों ही जो है उनका फूड एक ही है मान लेते हैं, और दोनों ही हर्बीवोर हैं, तो क्या होगा कि एक हर्बीवोर एक टाइम के बाद एक्सक्लूड हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि एक तेज खाता है और एक स्लो खाता है। ठीक है, कभी अपने भाई बहन के साथ जो है रेस्टोरेंट में या बाहर खाने गए हो, पता चला एक भूखा ही आ जाता है वापस, वो घर में आके कहता कि ये भुक्कड़ है, इसने पूरा खा लिया था, मैं तो वहां पे कुछ कहा ही नहीं, इसलिए नहीं कहा मैंने कि भी वहां पे शर्म आती थी, तो इसने बहुत ज्यादा खाया, तेजी से खाया। वो था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जो तेज खाएगा उसका पेट भरेगा, जो स्लो खाएगा उसको पेट नहीं भरेगा। तो एक आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, वहां पे जब बकरियां छोड़ दी गई तो बकरियां सरवाइव कर गई। एबिंगडन जो है वो कुछ ही सालों में वहां से खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि बकरी जो है वो टॉर्टॉइस के मुकाबले तेजी से खाना खाती है। तो हम बात कर रहे थे बकरियां लेकिन तेज दौड़ती नहीं है, डियर तेज दौड़ते हैं वो एक ही ग्रुप के। कारण यह है कि बकरी को नॉर्मली टाइगर पीछे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर टाइगर्स बकरियों को भी ट्रेन करते तो बकरियां भी तेज दौड़ती। समझ रहे हैं बात? क्लियर हो गया? तो लोकोमोशन इसलिए एनिमल्स में होता है। यहां पे दो कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं? एक तो फूड और दूसरा प्रीडेटर। इनकी स्पीड को फूड या प्रीडेटर कंट्रोल कर रहे होते हैं। जितना आसानी से खाना मिलेगा, जितना आसानी से मिलेगा उतना ही हमारी मूवमेंट कम होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम के टाइम तुम लोग नवाबों की तरह बिस्तर पे बैठे रहते हो, खाने में जरा सा ही मूवमेंट नहीं है, आपको जो है घर पे बिल्कुल एकदम टेबल पे खाना आता है, वो बात अलग है कि नंबर कितने लाओगे। समझ गए ना बात? तो ये जो चीज है ये ध्यान रखने की है कि जितना भी कोई एनिमल रेस्ट में होता है, उसे आसानी से फूड अवेलेबल होता है, उतना ही वो जो है कम मूव करेगा। देख लो स्पंजिस को, बिल्कुल भी नहीं हिलते। उनमें क्या है कि उनमें फूड उन तक आता है वाटर के थ्रू। ठीक है, वाटर के थ्रू फूड उन तक पहुंच रहा है। दे आर सेडेंट्री, वो मूव ही नहीं करते, वो प्लांट की तरह। और प्लांट्स सेडेंट्री क्यों है? क्योंकि प्लांट को कहीं जाना नहीं यार, यहीं पे थोड़ा सा पत्ती इधर को कर दी, सनलाइट इधर आ रही है तो ले अभी इधर से कर दिया, है ना, रूट्स यहां से लेनी अभी ऐसे कर दिया, है ना, ये चल रहा है प्लांट्स के लिए। वो प्लांट्स आसानी से जो है वो वहीं से उनका काम हो रहा है, सो दैट दे आर नॉट मूविंग, वो इमोबाइल है। ठीक है, जरूरत नेचर में याद कर लो, नेचर तो इतना कंजूस सिस्टम है कि फ्रॉग देखा ना, फ्रॉग, उसकी डोर्सल सरफेस पे हरा रंग है, पूरा जो है स्ट्राइप्स है ना, बुल फ्रॉग, और नीचे येलो कलर। अरे भाई नीचे भी 2 ब्रश मार देते तो क्या चलता? तो कारण ये है, कारण सिंपली, कारण क्या है? कारण ये कि नेचर जरा सी भी कोई यूजलेस, उसमें बिल्कुल एंट्रोपी भी नहीं करना चाहती है, कोई वेस्ट नहीं करना चाहती है। नेचर के एफर्ट उतने ही होते जितना जरूरत है। समझ में आ गया? और ये सारा कंट्रोल सिस्टम फूड वेब में चला करता है। ऐसे बेमतलब कोई चीजें नहीं होती नेचर में। जब भी कोई बेमतलब का ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। नेचर तो भाई ये भी नहीं चाहती, उसको बेकार किस्म का जर्म प्लाज्म भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात आप? तो जो आप देखो कि नेचर वांट्स गुड क्वालिटी ऑफ जीन। नेचर को क्या चाहिए? गुड क्वालिटी ऑफ जीन। उसको सिंपली एक ही मतलब होता है, नेचर को सिर्फ एक ही मतलब होता है कि फ्यूचर में ये ऑर्गेनिज्म अच्छा फादर बनेगा कि अच्छा मदर बनेगा कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो डिलीशन है, डिलीट। कैसे? कोई नशा करने लग जाए,
ठीक है, कोई नशा करने लग जाए तो क्या होता है, नशा करने से जीन क्वालिटी खराब होगी। तो आप देख रहे हो कि नशे के बारे में क्या कहा जाता है कि स्टेरिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। नेचर ने ऐसा क्यों किया कि गैमीट क्वालिटी, गैमीट डाउन कर दिए। नेचर डोंट वांट कि ये जो है नकारा आदमी जो है वो आगे इसकी प्रोजेनीस चले, क्योंकि गुड क्वालिटी नहीं रहेगी। समझ में आई बात आपको? तो नेचर डोंट वांट एनी बर्डन। इसके बाद क्या होता है कि जो ड्रिंक्स हैं, स्मोक है, ये सब बॉडी में डिसऑर्डर्स ले आ रही है और अल्टीमेटली कोई डिजीज क्रिएट करके उस इंडिविजुअल को हटा दे रही है। नेचर डोंट वांट कि भी कोई खराब तरीके के जेनेटिक प्रोफाइल्स क्रिएट हो। इज दैट क्लियर? समझ में आई? तो बात कर रहा हूं यहां पे लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ, एनिमल्स में ही होता है लोकोमोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट। कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट? ये ए पॉइंट है, ये रहा बी पॉइंट, में यहां तक आ गया, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये एनिमल का फीचर है, प्लांट इसको नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए बच्चों यूजुअल टर्म क्या है? लोकोमोशन मैंने लिखा ना, तो एक्सेप्शनल केस भी होगा, कुछ सेडेंटरी केसेस भी होंगे। यहां पे आप देख रहे हो क्या क्या कर रहे हो, यहां पे है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है बेटा? होलोजोइक। हेट्रोट्रॉप्स में जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, कैसा होता है? होलोजोइक। मतलब कितने स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में? 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। अब यहां सीधी सीधी सी बात कर लूं, एक्सेप्शन, ऑल एनिमल्स आर नॉट लोकोमोटरी। सारे एनिमल लोकोमोटरी नहीं है और सारे एनिमल्स होलोजोइक नहीं है, इसीलिए सेल वॉल वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ गई थी। डेफिनेशंस में कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, कोशिश यही होती है कि एक्सेप्शंस ना हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पे होलोजोइक है, तो एक्सेप्शन क्या है यहां पे? यहां एक्सेप्शन क्या है जी? यहां पे देखो, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस एंड मेनी अदर्स है ना, आर सेडेंटरी। और भी कई सेडेंटरी हैं, मैनी इकाइनोडर्म्स आर सेडेंटरी, जैसे सी लिली होता है, सी लिली है, और इधर आप देख लोगे, इधर सी एनिमोन्स हैं, ये दीज आर सेडेंटरी। इन सबके बारे में ये होगा कि ये पानी में होंगे एक तो, और वाटर करंट के थ्रू इन्हें फूड मिल रहा होगा। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम होगा कि इनको फूड मिल रहा होगा वहां पे। ओके, समझ में आई बात आपको? ये एक्सेप्शनल केस है। यहां पे एक्सेप्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहां पे ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्सेप्शनल केस है। एग्जांपल बोलो जल्दी, किसी को याद है तो। टेपवर्म्स, नॉट ऑल प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कभी भी इसे प्लेटीहेल्मिन्थ मत कहना, क्या कहोगे? सेस्टोड्स। या तो सेस्टोड बोलो या क्या बोलो? टेपवर्म्स बोलो। कौन है यहां पे? टेपवर्म्स, दैट इज मेंबर्स ऑफ क्लास, और घबराना नहीं जिसको ये टर्म ना पकड़ में आ रही हो, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ पढ़ेंगे वहां पे सबको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल ये कि टेपवर्म्स में ये। अब एक काम कर लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन और ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन और ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस देख लेते हैं। यहां लिखो होलोजोइक, होलो ZOIC, होलोजोइक एंड ऑस्मोट्रॉफिक। इट इज एक्चुअली ए पैरासिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जब भी होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन जब भी होगा तो उसमें 5 स्टेप होंगे, जहां भी हेटेरोट्रॉफिज्म है, अमीबा के अंदर भी होता है, ठीक है। 5 स्टेप्स होते हैं, और बाकियों में तो है ही है। लेट अस सी क्या है होलोजोइक। सबसे पहला होलोजोइक में होता है इंजेशन। स्टेप्स आर आल्सो सिमिलर विद प्रोटोजोन्स, ठीक है। इंजेशन, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन। लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, डाइजेशन।
तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। कितने लोगों ने इजेशन को एक्सक्रीशन बोला पास्ट में? कितने लोगों ने इजेशन को एक्सक्रीशन बोला पास्ट में? बोला होगा, कभी ना कभी बोला होगा कि वेस्ट को बॉडी से निकालना एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन नहीं, फूड वेस्ट अगर निकालेंगे तो सॉलिड वेस्ट जो भी है, फूड वेस्ट है, वो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर आने वाली चीज क्या कहलाती है? इजेशन। मतलब दैट प्रोसेस इज इजेशन। एक्सक्रीशन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल। तो अक्सर हम लेस करेक्टली छोटी क्लासेस में हमें एक्सक्रीशन ही बता दिया जाता है, भी एक्सक्रीशन में हमने जो है डाइजेस्टिव वेस्ट भी वो एक्सक्रीशन है। तो ये करेक्शन लगातार जरूरी होता है। ठीक है। अभी ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ना तो इंजेशन हो, ना डाइजेशन होता है, सीधे एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। जब ना कुछ खाया तो बॉडी से कुछ बाहर जाएगा भी नहीं। समझ रहे हैं बात? जैसे हमारी बॉडी में अगर सीधे जो है लिक्विड फूड दे दिया जाए, जैसे कि ग्लूकोज होता है, तो उससे कोई इजेशन तो नहीं होगा ना, उससे सीधे बॉडी में वो एसिमिलेट करेगा। इट विल बी द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपके सेल्स में जाएगा और वो पूरा जो है क्या करवाएगा? एनर्जी रिलीज कराएगा। ठीक है। तो आप समझ लो कि ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ओनली 2 स्टेप्स आर प्रेजेंट, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। दिस न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ पैरासिटिक, न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और टेपवर्म्स जो हैं, टेपवर्म्स लिव इन hosts gut and absorb food through general body surface, एग्जैक्टली क्लियर हो गई बात आपको? तो जनरल बॉडी सरफेस से फूड एब्जॉर्ब करते हैं भैया। ये इसके अंदर ऐसा एक क्वेश्चन भी आता है, जब इसकी बॉडी पढ़ोगे, टेपवर्म की जब बॉडी पढ़ोगे, तो आप ये पढ़ोगे कि टेपवर्म में आगे सिर के ऊपर हुक्स होते हैं और हुक्स से वो अटैच होता है, और उसका जो हेड होता है उसमें क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। मैं इस बात को भी कई बार अंडरलाइन करके पढ़ाता हूं कि सकर्स ऑफ टेपवर्म्स आर नॉट मीन्ड फॉर सकिंग द फूड। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो काफी बच्चे फिर भी यही लिख के आते हैं कि सकर्स यूज्ड फॉर टेकिंग अप द फूड। तो इसके सकर्स सिर्फ अटैचमेंट के लिए होते हैं, ये कोई भी काम फूड के एब्जॉर्प्शन का नहीं करेंगे। तो यहां ये सारी चीजें तो खैर फाइलम आएंगे तभी बात करेंगे इस बारे में। ये एक्सेप्शनल केस है कि भैया ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 2 स्टेप्स हैं। बल्कि आप यहां पे एक बात और लिख देंगे, नीचे नोट में लिख देंगे कि यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स आल्सो हैव 5 स्टेप न्यूट्रिशन। 5 स्टेप न्यूट्रिशन यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, सभी के केस में अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, डन? हाँ जी। सो ये जो बात है, यहां पे एनिमल्स के बारे में 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज आपको लगे कि एनिमल या हेटेरोट्रॉफिक केसेस ही क्या कर पाएंगे? वो लोकोमोशन करते हैं, क्योंकि जो है फूड का सवाल है, खाना ढूंढने खोजने जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज है। अभी आज के लिए जो है डिटेल इतनी रहेगी। कौन से एग्जाम्पल्स बेटा? ये ऑस्मोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफ का? हाँ, ठीक है। यूनिसेलुलर लिख ले, यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज प्रोटोजोन्स, unicellular heterotrophs, that is protozoans also have similar 5 steps.
सिमिलर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है अमीबा और एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है, PARAMOECIUM, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुए। कल इसी बात को, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, एनिमल्स में खाने का ही तो स्वाद है, वो खाने के लिए ही एनिमल बने, अदरवाइज प्लांट हो जाते, कुछ हो जाता, लेकिन वो एनिमल्स हैं। कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के दौरान कौन सा न्यूट्रिशन नेचर में पहले आया, वो सीक्वेंस, वो भी एक क्वेश्चन है, हालांकि इवोल्यूशन का है। तो अब यहां जैसे जैसे जो जो चीजें बीच में आती जाएंगी, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। अभी आज के लिए कोई भी डाउट होगा तो अभी पूछ के ही जाएंगे, एकदम से जल्दी से चले नहीं जाना, पूछ के जाना जिसका जो भी डाउट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।